चलो ठीक है। देखो आज हम पढ़ेंगे 1922 से लेकर 1930 तक का इतिहास। ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, असहयोग आंदोलन पढ़ लिया था। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो स्थिति क्या थी असहयोग आंदोलन की? अबे रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो भाई? इसीलिए मैसेज कर दिया था कि थोड़ा पढ़ के आना। अब जो आयोग है वो गवर्नेंस का पार्ट है, समझे? इतना ही होता है। अब जो आयोग है जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, वो सब किसी भी किताब से उठा लो, उसकी संरचना, उसके कार्य पढ़ के एक आधे पेज में उसका बना लो। जैसे वित्त आयोग पढ़ाया तुमने, निर्वाचन आयोग पढ़ाया, निर्वाचन आयोग पढ़ाया, वित्त आयोग नहीं पढ़ाया, तो वित्त आयोग कल पढ़ा देंगे। निर्वाचन आयोग जैसे पढ़ाया है वैसे ही उसके मतलब कार्य, उसकी संरचना, उसके पद, त्याग पत्र, किसको किसको देना है किसको नहीं देना, ये सब। ठीक है, चलो चलो मुद्दे से हटो यार। नहीं देखो 1922 में गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, जो 1920 से शुरू हुआ था, देखो समझो मेरी बात, असहयोग आंदोलन अगर वापस ना लिया जाता तो कभी भी स्वराज पार्टी का गठन नहीं होता। ठीक है, तो आधुनिक भारत या कोई भी इतिहास पढ़ेंगे आप तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। अगर रिलेशन नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हें स्वराज पार्टी का स्थापना क्यों हुई नहीं पता चलेगा। अगर तुम्हें असहयोग आंदोलन के मतलब पूरा उसका जो आयाम है क्लियर नहीं है तो स्वराज पार्टी की स्थापना भी नहीं पता चल पाएगी। ठीक, तो जब तुम पढ़ो तो पिछले से आगे को रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब क्लास हो जाए तो उसके बाद तुरंत जाओ और कोई भी किताब उठाकर उस टॉपिक को एक बार ओवरव्यू कर लो। उससे क्या फायदे होंगे? उससे दो फायदे होंगे। आपने क्लास किया, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार जब जाके खुद से किताब से पढ़ोगे तो क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। और जब दूसरी बार रिवीजन होगा तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग के अंदर अपने आप आ जाएंगी, बैठ जाएंगी। थोड़ा सा पैटर्न अपना सही कर लो तुम लोग। हमने मैसेज करने का उद्देश्य यही था कि तुम लोग कम से कम थोड़ा सा ओवरलुक करके आओगे, नहीं आए। चलो तो पहले सुनो, असहयोग आंदोलन से पहले पहुंचो जरा, भारत की स्थिति कैसी है। देखो, अरे गुलाम तो हमेशा 1947 तक है। कांग्रेस में पहली फूट कब पड़ी? 1907 में, सूरत विभाजन। सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, गर्म दल और नरम दल। और गांधी के आगमन से पहले तक कांग्रेस में मतभेद स्थापित हो चुके थे। यानी जो भी आंदोलन थे 1907 से लेकर 1916 तक, मोटे मोटे तौर पे देखो तो विचारधाराओं में हमें कई सारे परिवर्तन दिखेंगे। ठीक, क्रांतिकारियों का जो प्रथम चरण है वो अलग दिशा में जा रहा है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल अलग जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर ही उदारवादी दल अलग जा रहे हैं। कोई एक समान विचारधारा नहीं थी और किसी भी आंदोलन में पूरा भारत के सभी लोग एक शामिल नहीं थे। ऐसा काम सबसे पहले भारतीय राजनीति में किसने किया? तो जब भारत में गांधी जी का आगमन हुआ, कब आए गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को। 1915 के आने के बाद गांधी ने लगातार 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए। कौन कौन से? चंपारण आंदोलन, खेड़ा और चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। ये 3 क्षेत्रीय आंदोलन के बाद गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन किया जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि भारत जब समस्याओं से घिरा होता है तो सभी लोग एक तल पर आकर खड़े होंगे और विरोध जता पाएंगे। यानी इनके अंदर एकता की भावना 1907 के बाद पहली बार कब दिखी? 1920। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, भारत का लगभग सभी वर्ग इसमें आके शामिल हो गया। चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, हर एक वर्ग का इसमें योगदान रहा। 1920 में असहयोग आंदोलन में व्यापकता आते हुए कई सारे वर्ग इसमें जुड़ गए। और 2 साल बाद क्या होती है? एक छोटी सी घटना होती है, चौरी चौरा। कहाँ पर? गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा समझ में आया क्या है? गोरखपुर में कुछ क्रांतिकारियों ने, कुछ उग्रवादियों ने चौकी पे जाकर अटैक किया और जला दिया। किसकी? अंग्रेजों की।
इसका रिटेलिएट किसने किया? अंग्रेजों ने किया, और कम से कम 22 लोग मारे गए। जैसे ही आंदोलन हिंसक हुआ, गांधी ने क्या किया? गांधी ने कहा कि ये मेरी विचारधारा के विपरीत है, अतः मैं आंदोलन को वापस ले रहा हूं। अब सोचो, जैसे ही आंदोलन में भाग लिया किसने? सभी वर्गों के लोग ने, और 2 साल के बाद आंदोलन रातों रात क्या ले लिया गया? वापस। अब जो इस आंदोलन कूदे हैं वो रातों रात क्या हो गए? उनके ऊपर से छत खत्म। अब क्या करें? जो छात्र अपनी शिक्षा छोड़ के आए, अब वो कहाँ जाएंगे? भ्रम होगा कि नहीं होगा? घबराहट होगी। जो वकील अपनी वकालत छोड़ के आए वो क्या करेंगे? जो शिक्षक अपनी शिक्षा छोड़ के आए, पढ़ाना छोड़ के आए, वो क्या करेंगे? यानी आंदोलन रातों रात क्या हो गया? निराधार हो गया। और गांधी को मार्च 1922 में क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। यानी असहयोग आंदोलन पूरी तरह से बंद। अब 1922 से लेकर, थोड़ा समझते रहे ना, 1922 से लेकर 1927 तक भारतीय राजनीति में क्या हो गई? भारतीय राजनीति में एक निर्वात उत्पन्न हो गया। मतलब अब 1922 से लेकर 27 तक भारत में किसी भी प्रकार के आंदोलन की शुरुआत नहीं है। अब पूरी सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि हम संवैधानिक तरीकों से भारत को आजाद कराएंगे। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्रांतिकारी आंदोलन भी इस समय क्या है? कई सारी विचारधाराओं में बटा हुआ है। क्रांतिकारियों का दूसरा चरण चल रहा नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, ये सब वही समय है ना। क्रांतिकारी आंदोलन भी 2 भागों में बढ़ गया। यानी पूरा भारत का जो समाज है उनकी विचारधाराओं में क्या मिला हमको देखने को? अंतर। असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस हुआ, कांग्रेस के लोगों के मध्य क्या हुआ? एक भ्रम उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? एक कंफ्यूजन कि अब हम आगे क्या करेंगे। गांधी अरेस्ट हो चुके हैं। कब? असहयोग आंदोलन वापस लिया जा चुका। कब? फरवरी 1922 में। अब पूरा जो आंदोलन है नेतृत्वहीन हो गया। अब यहां पे जुड़े हुए लोग आगे क्या करेंगे? कंफ्यूजन होगा। अब जैसे ही कंफ्यूजन हुआ, कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से विभाजन की स्थिति बन गई। ठीक, यानी कांग्रेस के भीतर रहने वाले लोग 2 विचारधाराओं से सोचने लगे। ठीक है, ये पहला विभाजन कब देखा हमने? 1907। उस चोट को इनके मन में एक गहरी छाप छोड़ी, मतलब पड़ी हुई थी कि अगर विभाजन हुआ तो पक्की बात है कांग्रेस फिर से नीचे आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग अलग सोच रहे हैं, कुछ लोग अलग सोच रहे हैं। एक का सोचना है, बताते अभी, एक विचारधारा के लोग हैं जो परिवर्तन विरोधी है और एक है परिवर्तनवादी। मतलब एक कांग्रेस का एक ऐसा वर्ग है जो कह रहा है किसी भी प्रकार को परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कांग्रेस की जो मूल भावना है हम उसी के तहत काम करेंगे। कांग्रेस की मूल भावना क्या है? जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो क्या उद्देश्य था उसका? संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांगे उठाएंगे। पहला है ना। दूसरा क्या था? हम अगर आंदोलन नहीं चल रहा है तो अपनी रचनात्मक कार्यों में शामिल होंगे। है ना। रचनात्मक कार्य मतलब चरखा बुन रहे हैं। देखो, आंदोलन जब नहीं है तो जनता क्या करेगी? तो जनता ऐसे काम करेगी। मतलब स्वेटर बुन रही है, कुर्ता पैजामा सिल रही है, टोपियां बना रही है, मोमबत्ती बना रही है, अचार बना रही है, लकड़ी की टोकरियां बन रही हैं। ये क्या है? रचनात्मक कार्य। क्योंकि काम आंदोलन में भाग ले नहीं रहे, क्योंकि आंदोलन हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे? इसी तरह से इनके कुछ और एजेंडा थे, जैसे लोगों के अंदर भावना फैलाएंगे कि दारू पीना गलत बात है। महिलाएं क्या करेंगी? महिलाएं धरना देंगी। कहां पर? इनके सामने। तो ये सब काम जो है कांग्रेस के कैसे हैं? मूल विशेषता है कांग्रेस की। कांग्रेस संवैधानिक तरीके से काम करेगी और इन सब कार्यों में शामिल होगी। दूसरा, इनका मानना जो विभाजन हुआ, ये कह रहे हैं कि अब जब आंदोलन चल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? हम अगर ये काम करेंगे, कौन से? ये वाले, तो इससे क्या होगा? अंग्रेजों के मन में क्या आया? अंग्रेजों के मन में आया कि असहयोग आंदोलन को जैसे दबाया, कांग्रेस क्या हो गई? बिल्कुल शांत हो गई। अगर ये काम करती रहेगी तो अंग्रेजों को कोई दिक्कत होगी? कांग्रेस का एक वर्ग कह रहा था कि हम अंग्रेजों को लगातार दिक्कत
देते रहेंगे। और इनका क्या मानना था कि हम विधान परिषद में प्रवेश करेंगे और जैसे अंग्रेज जो नीतियां बना रहे भारत के लिए, उस नीतियों में अपना विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यानी हम विरोध करेंगे कहां जाकर? विधान परिषद के अंदर जाकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। कांग्रेस दो भागों में बंटती दिखी। यही क्या है कहलाए? स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट मतलब स्वराज पार्टी का उद्भव क्यों हो रहा है? अगर असहयोग आंदोलन खत्म ना होता तो क्या स्वराज पार्टी बन पाती? नहीं बन पाती। समझ में आ गई बात? ये क्या कह रहे हैं? परिवर्तन विरोध, परिवर्तनवादी मतलब ये प्रो चेंजर्स हैं। ये कह रहे हैं अब हम विधान परिषद में जाकर अंग्रेजों के अंदर से उनको क्या करेंगे? खोखला करेंगे और उनके हाथों को काटने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ गई? और यहां से स्वराज पार्टी का गठन होता है। बन गई स्वराज पार्टी। कब बनी? 1 जनवरी 1923। पृष्ठभूमि समझ में आ गई? अगर असहयोग आंदोलन समाप्त ना होता, वापस ना लिया जाता, तो स्वराज पार्टी स्थापित नहीं हो पाती। जैसे ही स्वराज पार्टी स्थापित हुई, इसके स्थापनाकर्ता कौन है? नाम याद रखना, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इनका उद्देश्य क्या है कि विधान परिषद में जाकर अंग्रेजों की नीतियों का क्या करना? विरोध करेंगे। ठीक। अब विधान परिषद में जाएंगे कैसे? इलेक्शन, चुनाव। और हुआ चुनाव। पार्टी बनी कब? 1 जनवरी 1923 को, और मई 1923 में चुनाव हुए। जीत मिली किसको? स्वराज पार्टी को। 101 सीटों में कांग्रेस की स्वराज पार्टी ने कितनी सीटों पे कब्जा किया? 42। स्वराज पार्टी कभी भी कांग्रेस से अलग नहीं हुई, क्योंकि अलग जो विभाजन की विभीषिका है वो पहले उसको जान चुकी थी। कब? 1907 में। समझ में आ गई बात? स्वराज पार्टी बन गई, लेकिन इसने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यह इस बात का संकेत था कि हम अलग होकर विधान परिषद में काम तो कर रहे हैं, कांग्रेस के कुछ लोगों की विचारधारा के विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस से अलग नहीं है। यानी हमारे ऊपर किसका हाथ है? कांग्रेस का। समझ में आया? स्वराज पार्टी की स्थापना का समझ लो। उसके बाद कितनी सीटों में जीत हासिल मिली? 101 सीटों में चुनाव हुए और 101 सीटों में 42 सीटें किसको मिली? स्वराज पार्टी को। बहुमत ना मिलने के बावजूद भी, बहुमत ना मिलने के बावजूद भी, देखो क्या था? स्थापना कब हुई स्वराज पार्टी की? 1 जनवरी 1923। 5 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं। 5 महीने वाली पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। ये बड़ी बात है कि नहीं है? हुई। देखो कैसे कैसे कहां से जीते। ये बंगाल और मध्य प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। कौन? स्वराजिस्ट। यूपी और बिहार में इनको सफलता मिली। ठीक है, लेकिन ये 2 जगह से हारे। तो पूरे भारत में स्वराज पार्टी जीती, लेकिन 2 जगह से हार गई। वो कहां से? क्वेश्चन यही पूछेगा कि किस जगह स्वराज पार्टी हार गई। पंजाब और मद्रास। पंजाब में इस समय सब बहुत बड़ी पार्टी थी जिसका नाम क्या था? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। और मद्रास की एक पार्टी है जिसका नाम है जस्टिस पार्टी। ये दोनों पार्टी कांग्रेस की विरोधी हैं। तो जब कांग्रेस की विरोधी तो स्वराज की विरोधी, और जैसे स्वराज की विरोधी, ये इसकी स्थापना पंजाब में कब हो चुकी है? 1914। और मद्रास की जस्टिस पार्टी की स्थापना
मद्रास में 1915 में। यानी स्वराज पार्टी से पुरानी पार्टी है और पंजाब में इनका वर्चस्व है, मद्रास में जस्टिस पार्टी का वर्चस्व है। तो इस दो जगहों से स्वराज पार्टी हार गई। ठीक है, समझना। 1923 में स्वराज पार्टी धूमधाम से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन इसका समय काल, इसकी सफलता काफी कम समय तक रही। उसके पीछे कारण बताते हैं। 1925 का समय आया और 1925 के समय में ऐसी दो घटनाएं हुई कि स्वराज पार्टी 1926 के चुनाव में बुरी तरह से हार गई। क्लियर हो रहा थोड़ा बहुत? स्वराज पार्टी स्थापित कब हो रही है? 1923 में। 1923 में 5 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल हो रही है। किसको? 101 सीटों में 42 सीटों में किसका वर्चस्व स्थापित हुआ? यानी एक धूमधाम से इसने अपनी सफलता का जश्न मनाया। लेकिन 2 साल में ही स्वराज पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया। उसके पीछे कितने कारण? 2 बेसिक बहुत बड़े बड़े कारण। पहला, CR दास की मृत्यु। कब? 1925। और दूसरा, इसके कौन वो थे सचिव दूसरे? मोतीलाल नेहरू। इनके ऊपर आरोप लगा कि मोतीलाल नेहरू गौ हत्या का पक्ष में बात करते हैं। किसके? गौ हत्या। और ब्राह्मणों का वर्ग जो स्वराज पार्टी में शामिल था, कांग्रेस शामिल था, वो क्या गौ हत्या के पक्ष में बात करेगा? तो नेहरू और केलकर के बीच, ये केलकर कौन है? NC केलकर, ये भी स्वराज पार्टी से जुड़े हुए। इनके बीच क्या हुआ? विवाद। और विवाद हुआ, विवाद से दोनों पार्टी के मध्य, दोनों व्यक्तियों के मध्य पार्टी कैसी हो गई? 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। दोनों के विवाद ने पार्टी को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया, अपनी विचारधारा से दूर कर दिया। और 3 साल बाद जैसे ही चुनाव हुए 1926 में, स्वराज पार्टी का एक भयानक हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और 1930 आते आते स्वराज पार्टी भारतीय राजनीति से पूरी तरह से समाप्त हो गई। बात समझ में आ गई? पक्का? अब आ जाओ स्वराज पार्टी के बाद तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें? स्वराज पार्टी से संबंधित क्या क्वेश्चन बनेंगे? स्थापना का कारण। कोई पूछे स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या कारण था? क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस की विचारधारा 2 भागों में बट गई। एक का मानना कि जब आंदोलन नहीं चल रहा है तो हम रचनात्मक कार्य करेंगे, यानी किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है हम उसी के तहत काम करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक वर्ग जो कह रहा है कि अब आंदोलन जब नहीं चल रहा है तो हम विधान परिषद में घुसकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। और यही क्या कहलाए? परिवर्तनवादी। और परिवर्तनवादी को किस नाम से जाना गया? स्वराजिस्ट। जिन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी कभी भी कांग्रेस से अलग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पता था कि यदि कांग्रेस से हाथ खींच लेंगे कांग्रेस तो स्वराज पार्टी का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि INC उस समय भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी, है ना। और जब वो चुनाव में कूदे, विधान परिषद का चुनाव हुआ और 5 महीने के बाद जब चुनाव के रिजल्ट आए तो 101 विधान परिषद सीटों में कितनी सीटें जीते? और एक धूमधाम से इन्होंने अपनी सफलता का आगाज किया। ठीक है, चुनाव हुए, बढ़िया हुए और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्या करने लगे? सदन में बैठकर अंग्रेजों की बुराई। तुम्हें पता है इस समय गोपाल कृष्ण गोखले जब सदन में घुसे तो अंग्रेजों ने बचत का बजट पेश किया। खासकर उस समय जब भारत में अकाल, भारत में बेरोजगारी, भारत में भुखमरी, तुम ऐसी स्थिति में भारत के लिए कैसे बचत का बजट पेश कर सकते हो? पूरा सदन ताली बजा रहा, क्योंकि सब क्या है? अंग्रेज। एक व्यक्ति उठता है जिसका नाम गोपाल कृष्ण गोखले और संबोधन करते हैं सदन को कि इस स्थिति में आप बजट कैसे पेश कर सकते हैं? शर्म आनी चाहिए कि आपको इस स्थिति में ताली बजा रहे हो। आपने हमारे ऊपर शासन किया और शासन करने का क्या मतलब है? तुम मेरे ऊपर शासन करो, सिर्फ शासन करोगे, मेरी समस्याओं को सुलझाओगे नहीं, मेरी समस्याओं से हमको निकालोगे नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ शोषण।
समझ में आई बात? तो स्वराज पार्टी ने विधान परिषद के अंदर घुसकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। ठीक, 1926 में 1925 में स्वराज पार्टी का पतन धीरे धीरे दिखने लगा। CR दास की मृत्यु हुई, जैसे ही एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु हुई, पार्टी का क्या हो गया? पार्टी का भार कम हो गया। दूसरा, मोतीलाल नेहरू के ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया, ये हम नहीं कह रहे, ये गांधी जी ने लिखा है, उसमें बता रहे हैं। मोतीलाल नेहरू के ऊपर क्या आरोप लगा? कि वो गौ हत्या का पक्ष ले रहे हैं, यानी विरोध नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही होगा तो NC केलकर और मोतीलाल नेहरू के बीच डिबेट होगी, वाद विवाद होगा, दोनों के बीच मतभेद होगा, और जब दो नेता, बड़े नेता आपस में लड़ेंगे तो पार्टी की स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो गई। और इसका उदाहरण 1926 में जब चुनाव हुआ तो स्वराज पार्टी बुरी तरह से हार गई, और 1930 आते आते इसका अंत पूरी तरह से हो गया। ठीक है, पक्का? चलो, एक होता चार्टर, एक होता एक्ट। तुम्हें पता है 1773 का चार्टर एक्ट बोला गया है ना? इसको एक्ट, वो सॉरी, इसको एक होता चार्टर एक्ट और दूसरा होता है एक्ट या अधिनियम। ऐसा क्यों किया गया? चार्टर और अधिनियम में क्या अंतर है? 1773 का चार्टर बोलते हैं और 1813, 33, 1858, 1909, 1919, 1935, 1947 इसको एक्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई कानून डायरेक्ट यूके से बनकर आया और इंप्लीमेंट हो गया कहां पर? भारत में, तो ऐसा कानून जो बन कहां रहा है उसको क्या बोला? चार्टर। और ऐसा कानून जो भारत की विधानसभा, विधान परिषद बन रहा है और भारत में लागू हो रहा है उसको क्या बोला? तो तुम देखना, शुरुआत के जो एक्ट हैं उनको किस नाम से जाना गया? चार्टर। 1773 का चार्टर, 1781 का पिट्स इंडिया चार्टर एक्ट लिखा, लेकिन चार्टर है। चार्टर एक्ट में कोई अंतर पूछो, बता लोगे? चार्टर का मतलब एक ऐसा एक्ट जो बाहर से बन के आया और लागू कहाँ हो रहा है? इंडिया में। और एक्ट का मतलब जो भारत की विधानसभा, विधान परिषद में बन रहा है और भारत में लागू हो रहा है। ओके, अब देखो, साइमन कमीशन। अच्छा, साइमन कमीशन क्यों आया थोड़ा समझो। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। क्या है? सुना है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, 1919 किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी भारत शासन अधिनियम 1919। भारत में कैसे शासन चलना है, किस तरह से शासन चलना है, इस पूरी चीज की व्याख्या कहां की गई? और 1919 में लागू हो गया। ठीक है, इसमें एक बात और थी कि प्रत्येक 10 वर्ष में, कितने वर्ष में? प्रत्येक 10 वर्ष में इस भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए अंग्रेज एक आयोग का गठन करेंगे। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। और यही नाम क्या कहलाया? साइमन कमीशन। एक आयोग बना जो अंग्रेजों ने बनाया, किसकी अध्यक्षता में? जॉन शोर साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बना और भारत भेज दिया गया। कब भेजा गया? भेजा जाना कब चाहिए था? 29 में। भेजा कब? भारत की जनता विरोध करेगी कि नहीं करेगी? तो साइमन कमीशन के विरोध का पहला आधार क्या है? कि यह समय से पूर्व समीक्षा करने भारत आ गया। यस और नो? दूसरा, साइमन कमीशन है ना, तो कमीशन में कुछ सदस्य होंगे कि नहीं होंगे? ये सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज। कितने सदस्य थे? 7। साइमन आयोग के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अब ये बताओ, भारत शासन अधिनियम लागू किस पर है? भारतीयों पर। इस शासन की अच्छाई और बुराई से अवगत कौन है अच्छे से? भारतीय। तो उसकी समीक्षा कौन करने चाहिए? भारतीयों। कर कौन रहा है? तो अंग्रेज, भारतीयों को पहले पता था कि साइमन कमीशन जो भी समीक्षा करेगा वो सिर्फ भारत शासन अधिनियम की अच्छा ही बताएगा। कोई अंग्रेज अपनी बुराई क्यों करेगा? समझ में आए बात? इस वजह से इन दो आधारों पर समय से पहले आ जाना और दूसरा इन सभी सदस्यों में कोई भी भारतीय का ना होना,
इन दो आधारों पर पूरे भारत में साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया। साइमन कमीशन कब गठित हुआ? दिसंबर 1927। भारत कब आ गया? फरवरी 1928। पहली बार पहुंचा कहां पर? मुंबई। क्यों? क्योंकि सब लोग जहाज से आते थे, तो जहाज कहां उतरेगा? पानी वाला पोर्ट में, मुंबई पोर्ट में उतरा गया। ठीक है, और सब जगह सब पूरे भारतीयों ने, सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। काले झंडे हाथ में बांधे, झंडे फहराए और गो साइमन बैक का नारा लगाया, और चारों तरफ साइमन गो बैक के नारे गूंजते रहे। इसी साइमन गो बैक के चक्कर में किसकी हत्या हुई? लाला लाजपत राय को। और एक बात और, 1922 से 27 हम क्या बोल रहे हैं कि भारतीय राजनीति में क्या है? निर्वात, यानी कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा। यानी सारे भारतीय क्या हैं? बिखरे हुए हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन, सब क्या है? सबकी विचारधारा अलग है और पूरे अलग अलग बिखरे हुए हैं। 1927 ने फिर से पूरे भारतीयों को क्या कर दिया? एकता में बांध दिया। समझ में आ रही बात? भारतीयों की विशेषता है क्या? समस्याएं हमेशा एकता में दिखती है। जब भी समस्याएं आएंगी व्यक्ति क्या हो जाएगा? एक। और जैसे समस्या दूर हो जाएंगी व्यक्ति फिर से आगे। बात समझे? 1927 में भारतीय राजनीति में एक मौका आ गया। किस नाम से? साइमन कमीशन ने, जिसको सभी भारतीयों ने एक करने का मौका किया और सब एक मंच पर आ गए। इसका उदाहरण देखो, 1927 में साइमन कमीशन के चक्कर में किसको लाठी पड़ी? लाला है कौन? किससे संबंधित है? कांग्रेस से। लेकिन इनकी लाठी का बदला कौन ले रहे हैं? भगत सिंह। क्या मतलब है? दोनों की विचारधारा अलग है ना, लेकिन एक पर चोट पूरे भारतीय समाज पर चोट मानी गई नहीं, सब एक दिखे। यानी 1922 से 27 तक जो निर्वात उत्पन्न हुआ था, साइमन आयोग ने उस निर्वात को क्या कर दिया? भर दिया। और फिर से एक बार आंदोलन की ओर सभी लोग आगे बढ़ गए। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे स्वराज पार्टी हो, चाहे साइमन कमीशन हो, और चाहे संविधान का निर्माण हो। अभी यहीं से संविधान की बात होने लगेगी। संविधान सभा बनाओ, संविधान बनाओ, संविधान बनाओ। ऐसी क्या बात होगी कि संविधान बनाने की बात होगी? आगे बस समझे। तो अगर पूछा जाए कि भारत के लगभग सभी हिस्सों में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, सही है, लेकिन कुछ हिस्से थे जहां पर साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया गया, वो इंपॉर्टेंट है। तो साइमन कमीशन का जहां विरोध नहीं हुआ वो कहां पर है? पंजाब। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने ना ही पक्ष लिया और ना ही न्यूट्रल रहे। समझ गई? अगर पूछा जाए यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? सिकंदर हयात खान। दूसरे एक और हैं, छोटू राम। एक और हैं, फजलुल हुसैन। ये तीनों ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का स्थापना की। ये यूनियनिस्ट पार्टी कांग्रेस के पक्ष में कभी भी नहीं थी। जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं होगी तो साइमन कमीशन का विरोध भी नहीं करेंगे। ना ही विरोध किया, ना ही पक्ष लिया। ये न्यूट्रल है। इसी तरह से एक न्यूट्रल और रही मद्रास। मद्रास की जस्टिस पार्टी भी क्या रही? न्यूट्रल रही। इसके संस्थापक कौन है? पी त्यागराज चेट्टी और सीएन मुदालियार। ठीक है, ये दोनों पार्टी साइमन कमीशन का विरोध नहीं कर रही हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? इसके अलावा मुस्लिम लीग की बताओ, कुछ क्या सोच रहे हो? मुस्लिम लीग ने विरोध किया होगा या नहीं किया होगा? मुस्लिम लीग ने विरोध किया होगा। तो मुस्लिम लीग जैसे ही साइमन कमीशन की बात करेंगे दो भागों में बंटती हुई नजर आएगी। एक
जिन्ना और दूसरे मोहम्मद शफी। इन्होंने पुरजोर विरोध किया किसका? साइमन कमीशन का। तो मुस्लिम लीग के जिन्ना ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन मोहम्मद शफी ने साइमन कमीशन का पक्ष लिया कि हाँ अच्छा है। समझ में आई? 3 पार्टी याद रखोगे। पहला पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जिसके संस्थापक कौन है? सिकंदर हयात खान और फजलुल हुसैन और छोटू राम। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। दूसरी पार्टी मद्रास की जस्टिस पार्टी, इसके संस्थापक कौन है? त्यागराज चेट्टी और CN मुदालिया। इन्होंने भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। मुस्लिम लीग, जैसे ही साइमन कमीशन की बात होगी 2 भागों में बट्टी नजर आएगी, एक जिन्ना वाली और एक मोहम्मद शफी वाली। जिन्ना वाली पार्टी मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन मोहम्मद शफी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। ठीक है। एक और चीज, साइमन कमीशन को हेल्प करने के लिए भारत में एक कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी की अध्यक्षता BR अम्बेडकर ने की। तो अगर पूछा जाए खुले तौर पे ऐसा कौन सा बड़ा नेता है जिसने साइमन कमीशन का स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया, हेल्प कर रहे हैं ना, तो अगर पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? BR। नाम याद रखना, यह क्वेश्चन कठिन पूछा जाएगा। कैसे, कौन से भारतीय राजनीति में बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का पक्ष लिया? तो आंसर क्या होगा? याद रखना, क्वेश्चन आएगा जिन्ना भी होंगे और लोग को क्या लगेगा? जिन्ना ने विरोध किया, जिन्ना ने पक्ष लिया, लेकिन जिन्ना ने क्या किया था? विरोध किया था। अम्बेडकर साहब ने विरोध नहीं किया, पक्ष लिया। समझ में आ गई बात? चलो अब बताओ, जैसे ही साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, क्या पूरे भारत में लगभग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काले झंडे, काली पट्टी और साइमन, जहां जहां साइमन कमीशन जाता था वहां के लोग चिल्ला चिल्ला के ये नारे लगाते थे। ठीक है। ऐसे में अंग्रेज क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब विरोध करेंगे। और विरोध करने के क्रम में एक अंग्रेज है बर्कनहेड। क्या नाम है? बर्कनहेड। ये भारतीयों के सामने एक चुनौती रख देंगे। क्या क्या रख देंगे? कि आप मेरे आयोग का इतनी बुराई कर रहे हो, इतना विरोध कर रहे हो, तो अगर हिम्मत है, अगर आपकी हैसियत है, कुव्वत है, तो खुद अपना संविधान बना कर दिखाओ। समझ में आई बात? ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है? यानी संविधान की बात, संविधान वाली जो खुजली है, ईगो हर्ट हुआ, कब हुआ? भारतीयों का। किसने किया? बर्कनहेड। साइमन कमीशन ना आता तो शायद बर्कनहेड चुनौती ना देता, और चुनौती ना देता तो भारतीयों का ईगो हर्ट ना होता। समझ में आई? हालांकि इसकी चुनौती स्वीकार की किसने? भारतीयों ने स्वीकार की। जब स्वीकार की तो संविधान बनाने का प्रयास शुरू हुआ, है ना? और संविधान बनाने के प्रयास के क्रम में कांग्रेस ने और कई सभी पार्टियों ने, भारत में स्थित लगभग सभी पार्टियों ने क्या किया? सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। क्यों बुलाया? सभी लोग आए और बैठ के चर्चा करें कि भारत का संविधान कैसा होगा। एक ऐसा संविधान जो सभी पार्टियों को क्या करे? संतुष्ट करे, सभी भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस सर्वदलीय सम्मेलन में INC आएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगी, मुस्लिम लीग आएगी, जस्टिस पार्टी नहीं आएगी ना, वो विरोध कर रही, उसका पक्ष ले रही थी। और बताओ, नहीं आएगी। और बताओ, मुस्लिम लीग हो गए। और बताओ, हिंदू महासभा आएगी? इसका नाम सुना हिंदू महासभा का?
हिंदू महासभा की स्थापना कब हो रही है? 1915। कौन संस्थापक है, करता है इसके? मदन मोहन मालवीय। ये सब पार्टी मिली, चाहे हाँ SC ST वाली जो पार्टी है, कई सारे SC ST के मतलब उनके उत्थान के लिए भी पार्टी बनी। जैसे अंबेडकर साहब की पार्टी का नाम बताओ, बेकार हो तुम लोग। इसमें से और भी SC ST से संबंधित कई सारी पार्टीज आई और क्या कर रही है? सम्मेलन। ठीक है, 3 सम्मेलन हुए। कौन कौन से? एक हुआ फरवरी 1928, कहां पर? दिल्ली। एक हुआ मई 1928, कहां पर? बॉम्बे। एक हुआ दिसंबर 1928, कहां पर? कलकत्ता। कई सारी पार्टियां 3 जगह मिली। किस लिए मिल रही हैं? कि हमारा संविधान कैसा बनेगा। दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता। इस सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बनाए गए? मोतीलाल नेहरू। और नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट 1928 वाले बैठक में दी। और इसी को हम क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था देखो, जो भी था 11 सूत्री मांगे थी। ठीक है, इस 11 सूत्री मांगों को मुस्लिम लीग या कहें सर्वदलीय सम्मेलन में पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। किसको? किसको? नेहरू रिपोर्ट को। क्यों किया गया देखो जरा, इसके वजह से, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की वजह से। देखो क्या कह रहे थे, नेहरू रिपोर्ट के तहत जो सर्वदलीय सम्मेलन हुए उसमें मुस्लिम लीग का मानना, मुस्लिम लीग की 2 शर्तें। पहला कि केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिले? 1/3 सीटें। कितनी? 1/3। और पंजाब और बंगाल में जो भी सीटें बांटी जाएं उनका आधार होना चाहिए क्या? जनसंख्या। देखो मुस्लिम लीग का दोगला चरित्र। पहले क्या कह रहे हैं कि पूरे भारत में जहां भी सीटों को बंटवारा होगा, केंद्रीय मतलब पूरे भारत की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विधान परिषद में सीटें कितनी मिले हमें? 1/3। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? पंजाब बंगाल में जो सीटों का बंटवारा हो वो कैसा हो? जनसंख्या के तरफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? पूरे भारत में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम है, तो जहां कम है वहां भी उनको कितनी चाहिए? लेकिन पंजाब और बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहां पे 80% से लेकर 85% किसकी जनसंख्या थी? तो यहां पे तो अपने आप जनसंख्या का आधार मिल जाएगा ना। यानी यहां भी सीटें इनको ज्यादा चाहिए और यहां भी इनको सीटें ज्यादा चाहिए। दोगला चरित्र है कि नहीं? इस दोगले चरित्र को हिंदू महासभा क्या कहेगी? चलो ठीक है, आप जैसे कह रहे हो हम आपका कर देंगे, लेकिन अब हमारी भी मांग सुन लो। किसकी? ये कह रहे हैं कि चलो आपको केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 सीट दे दी, लेकिन हमें केंद्रीय विधान परिषद में हमें भी जनसंख्या के आधार पर सीटें चाहिए। अब दिमाग लगाओ, पूरे भारत में बहुसंख्यक कौन है? तो सीटें किसको ज्यादा मिलेंगी? इन दोनों के विवाद के चक्कर में सर्वदलीय सम्मेलन क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जो बर्कनहेड की चुनौती है, जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट को क्या सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया? तो आंसर क्या होना चाहिए? लेकिन सर्वदलीय सम्मेलन में अस्वीकार करने के बावजूद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने 1928 के वार्षिक अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कुछ पॉइंट एक्सेप्ट किए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण क्या है कि हमें
डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दो। कितने साल में? 1 वर्ष के भीतर अंग्रेजों से कहा कि हमको क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेटस। ये क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब मान लो ये पूरा यूके का क्षेत्र है जहां पर यूके अधिकार कर रहा है, ठीक है, और इसमें यूके के इस अधिकार क्षेत्र में भारत भी तो है। भारत किसकी मांग कर रहा है? अधिराज्य की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिराज्य। इसका मतलब है कि इस पूरे इलाके में, भारत वाले इलाके में, विदेश, संचार और रक्षा, इन 3 विषयों की को किसको समर्पित कर दिया जाएगा? ब्रिटेन की महारानी। यानी भारत के संबंध में जो भी विदेशी मामले हैं, जो भी संचार के मामले हैं या जो भी रक्षा के मामले हैं, उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास? महारानी के पास। और छोटे छोटे मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास? क्या ये अच्छी बात थी? फिर भी इसका नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये डोमिनियन स्टेटस की भीख हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? पूर्ण स्वराज। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी यही मांग लो, हमें पता है ये दे नहीं पाएंगे, इनकी हैसियत नहीं कि 1 साल में आपको क्या दे दें? डोमिनियन स्टेटस। और नेहरू ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अगर 1 साल में नहीं मिला तो हम अगला कदम यही उठाएंगे और आपको ये भी 1 साल के अंदर देना पड़ेगा। नहीं मिला। कितने साल बाद मिला? एक लंबे समय का इंतजार अभी भी बाकी था। समझ में आ गई बात? नहीं आई? पक्का? यानी डोमिनियन स्टेटस का मतलब, अगर बात करें हेड ऑफ द स्टेट, कौन होगा भारत में? विक्टोरिया। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? यह निर्वाचित होगा। इसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। यानी हेड ऑफ द स्टेट वही महारानी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट निर्वाचित। और उसके साथ साथ विदेश, संचार और रक्षा के मामलों में कानून बनाने की शक्ति अभी भी किसके पास है? समझ में आ गई बात? 1 साल के बाद डोमिनियन स्टेटस पूरा नहीं मिल पाया और 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू साहब ने क्या घोषित कर दिया? अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कब मांगा? मिला कब? यानी अभी भी लंबा इंतजार बाकी था। समझ में आ गई बात? पक्का? आज की क्लास में क्या क्या हुआ है? साइमन कमीशन, नहीं, इसके पहले क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना की पृष्ठभूमि। यदि असहयोग आंदोलन समाप्त ना होता तो स्वराज पार्टी अस्तित्व में नहीं आ पाती। स्वराज पार्टी आई कब बनी? 1 जनवरी 1923 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। ठीक। 101 सीटों में स्वराज पार्टी ने कितनी सीटों पे जीत हासिल की? 42। और 25 में 1925 आते आते CR दास की मृत्यु और नेहरू के ऊपर आरोप, इन 2 कारणों से स्वराज पार्टी धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगी और 1926 के चुनाव में इसकी हार दिखी। और 1930 तक आते आते स्वराज पार्टी भारतीय राजनीति से बिल्कुल समाप्त प्राय हो गई। ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के सुधारों की समीक्षा करने के लिए भारत में आया। आना कब चाहिए था? 10 वर्ष बाद, लेकिन आ कब गया? 8 वर्ष बाद। तो विरोध पहला। दूसरा कि इस साइमन कमीशन में जितने सदस्य थे वो सब क्या थे? अंग्रेज थे। अब भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए सभी अंग्रेज हैं, भारतीय नहीं है, तो क्या वो सही समीक्षा होगी? नहीं होगी। विरोध का हिस्सा समझ में आया। और पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। सिर्फ 2-3 लोग हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया, जैसे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफी और अंबेडकर साहब ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन लगभग पूरे जगह साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। इस विरोध के चलते अंग्रेजों की तरफ से रिटेलिएट किया गया और कहा गया, बर्कनहेड नामक सचिव ने, जो विक्टोरिया का सचिव, वो क्या कह रहा है कि आप विरोध तो कर रहे हैं लेकिन आपकी हैसियत है कि आप अपना खुद संविधान बनाओ। ये चुनौती के रूप में भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत किया गया। इस चुनौती को सबने स्वीकार किया और स्वीकार करने के क्रम में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कितने सर्वदलीय सम्मेलन हुए?
3 फरवरी 1928 दिल्ली, मई 1928 बॉम्बे और दिसंबर 1928 कलकत्ता। बॉम्बे के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, 11 सूत्री मांगे, ठीक है। इसके तहत सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो स्वीकार नहीं की गई। अस्वीकार के कितने कारण? 2। पहला, मुस्लिम लीग का यह कहना कि केंद्रीय विधान परिषद में हमें 1/3 सीटें चाहिए और बंगाल और पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर सीटें चाहिए। ये दोगलापन था जिन्ना साहब का। इस दोगलेपन को रिटेलिएट किसने किया? हिंदू महासभा ने। वो क्या कह रहे हैं कि हम जनसंख्या के आधार पर आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर हमें भी पूरे केंद्र के स्तर में जनसंख्या के आधार पर सीटें दो। तो दोनों के बीच क्लैश हुआ। इस क्लैश के कारण नेहरू रिपोर्ट सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार नहीं की जा सकी। लेकिन दिसंबर 1928 कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नेहरू की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया कुछ चेंजेस के साथ। और इसमें पहली बार कहा गया कि हमें 1 साल के भीतर अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना है। इस डोमिनियन स्टेटस का मतलब हेड ऑफ द स्टेट महारानी विक्टोरिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड, ठीक है, पहला। और विदेश, रक्षा और संचार के मामलों में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अभी भी महारानी के पास। यानी ये कैसी आज़ादी है? ये छिटपुट आज़ादी है, ये तुच्छ आज़ादी है। हालांकि 1 साल में ये भी डोमिनियन स्टेटस भारत को नहीं दे पाए और 1929 में डोमिनियन स्टेटस को हमने किनारे किया और लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने क्या घोषित किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज से कम में कुछ भी समझौता नहीं करना है। आ गई बात समझे? पक्का? तो यह था 1920-22 से लेकर 1930 तक का इतिहास। चलो बाकी कल मिलते हैं।